हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए 10वीं कक्षा साइंस यानी विज्ञान के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में आपको करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रकाश किरण गमन करती है, तो आपको याद रखना है सीधी रेखा में। थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें इसलिए। प्रश्न 2 है कि निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो आपको याद रखना है क्वांटम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, तो आपको याद रखना है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। क्वेश्चन 5 है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए क्या है, तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी प्रकाश गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर क्या बनती है, तो याद रखना छाया बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूरज से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा माना जाता है, तो इसको समानांतर प्रकाश पुंज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि जिस पदार्थ के आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिस पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन 11 है कि जिस पदार्थ के आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है उसको पारभासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिन वस्तुओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन 13 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो इसको अपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि अपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है, तो अपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, तो परावर्तित किरण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश का किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसको विवर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन प्रकाश आभासी सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण हमेशा आभासी सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो ये समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन दर्पण पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करता है, तो समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहा जाता है, तो उसको द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसको ध्रुव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग मुख्य या प्रधान अक्ष बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, तो ये लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो एफ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है कि F बराबर R/2 होता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वस्तु की दूरी यानी U हमेशा होता है, तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर रहेगा तो आपको फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गोलीय दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, तो याद रखना है आपको कि 2 किरण चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला है कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस दर्पण में वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण को आभासी दर्पण कहते हैं, तो ये अवतल दर्पण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो ये अवतल दर्पण की होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है टॉर्च में, सर्च लाइट में, अग्रदीप में, हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सा में और सौर भट्ठी में और सौर कुकर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण से कागज जलाने के लिए कहाँ रखना होगा, तो उसको फोकस पर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन दर्पण किसी बड़े वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये उत्तल दर्पण बनाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर्पण को आभासी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट है कि किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पार्श्विक दर्पण में यानी कि साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है बाईं ओर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ये ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के ध्रुव को माना जाता है, तो ये मूल बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ये धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट है कि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ये ऋणात्मक होती हैं। नेक्स्ट है कि ध्रुव अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ये धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ये ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है कि धनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या होता है। तो धनात्मक आवर्धन का अर्थ होता है कि वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक आवर्धन का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो ये मात्रक विहीन होता है, मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो अस्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो ये अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन से कौन सी घटना घटती है। तो ये अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पार्श्विक माध्यम में होता है, यानी कि पारदर्शी माध्यम में होता है। नेक्स्ट है कांच किस प्रकार का माध्यम है। तो आपको याद रखना है कि ये पारदर्शी माध्यम है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होता है। तो वो निर्वात में होता है। नेक्स्ट है कि कांच के आयताकार स्लैब में निर्गत किरण किसके समानांतर होती है। तो अपतित किरण के समानांतर होती है। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। तो ये माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। नेक्स्ट है कि किस माध्यम का घनत्व यानी कि अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये वायु का होता है। नेक्स्ट है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1 के आसपास होता है। नेक्स्ट है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.31 होता है। नेक्स्ट है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.33 होता है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.36 होता है। नेक्स्ट है कि केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.44 होता है। नेक्स्ट है कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.50 होता है। नेक्स्ट है कि कार्बन सल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.63 होता है। नेक्स्ट है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश का परिकिरण को दर्शाता है। अगला है कि क्रांति कोण किस माध्यम में बनता है। तो ये सघन माध्यम में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति कोण पर विरल माध्यम से बना अपवर्तन कोण कितना होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है कि लेंस किस प्रकार का पदार्थ है। तो ये पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। अगला है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों कैसे अपतित होती है। तो बिना विचलन के अपतित होती है। नेक्स्ट है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे गुजरती है। तो फोकस से गुजरती है।
नेक्स्ट है कि कौन लेंस हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन लेंस काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये अवतल लेंस का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। लेंस सूत्र अगर देखेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो फोकस दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मीटर होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका जो है एसआई मात्रक डायऑप्टर होगा या प्रति मीटर होगा, डायऑप्टर या प्रति मीटर। नेक्स्ट है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ये उत्तल लेंस का हो जाएगा। अगला है कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का क्रमानुपाती होता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितना होता है, तो 1 डायऑप्टर होता है। 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो उसका 2 डायऑप्टर होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश चैप्टर नंबर 3 जो है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसको भी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन नंबर बोलता है कि जिस झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कॉर्निया कहते हैं। अगला है कि नेत्र में कॉर्निया के ठीक पीछे कौन सी संरचना होती है, तो उसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। अगला क्वेश्चन है कि पुतली किस रंग की दिखाई देता है, तो ये काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली को फैलने अथवा सिकुड़ने में कौन मदद करता है, तो इसको परितारिका मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। अगला है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो वो भी परितारिका है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। अगला है आँख का रंग किससे निर्धारित होता है, तो वो भी परितारिका यानी कि आइरिस से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंग परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है, तो वो है आपका पुतली। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस यानी कि आँख का जो लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो ये रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कि अभिनेत्र लेंस की मोटाई किसके कारण बदलती है, तो पश्चिमावी पेशी द्वारा बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है, तो पश्चिमावी पेशियों द्वारा वो परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है कि नेत्र की समंजन क्षमता कब घट जाती है, जब वृद्धावस्था हो जाता है।
अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला है कि मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो आपको देखना है अनंत होता है। एक सामान्य नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख सकता है। नेक्स्ट है कि मानव के दोनों नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री बनाता है, तो 180 डिग्री बनाता है। लेकिन अगर एक नेत्र के बारे में बात करेंगे, एक नेत्र वाले व्यक्ति जो होता है वो दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री बनाता है, तो 150 डिग्री बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब नेत्र एक नेत्र वाले व्यक्ति को संसार कैसा दिखाई देता है, तो द्विविमीय दिखाई देता है। मनुष्य के दो नेत्र होने से क्या लाभ होता है, तो वो विस्तृत दृष्टि क्षेत्र को देख पाता है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो मायोपिया है। दूसरा क्या नाम है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो याद रखना कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के सामने यानी आगे। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्तियों का दूर बिंदु कहाँ पर चला जाता है, तो नेत्र के अधिकतम निकट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, तो बढ़ जाती है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है, तो भी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी तो घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। आगे है, आगे है, आगे है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं, तो याद रखना है अवतल लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो निकट की वस्तु को उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ पर चला जाता है, तो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। दूरदृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है, घट जाता है। दूरदृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है कि वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये जड़ा दृष्टि दूर हो जाती है, यानी कि जड़ा दूरदृष्टिता हो जाता है।
जड़ा दूरदृष्टिता के संशोधन के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, किस बीमारी में अभिनेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है? तो आपको याद रखना है मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान के लिए किस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो वो 5 सतहों से घिरा होता है। किसी प्रिज्म के दो पार्श्विक पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। किसी प्रिज्म में अपवर्तित किरण किसके समानांतर होती है? तो प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म में अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसको विचलन कोण कहा जाता है, डेल्टा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है कि सूरज के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो याद रखना न्यूटन ने प्राप्त किया गया था। अगला है श्वेत प्रकाश का अव्ययी रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में कितने अव्ययी रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का नाम क्या है? विबजियोर है। नीचे से विबजियोर यानी ऊपर लाल नीचे बैगनी। कह रहा है कि किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? तो लाल रंग का, क्योंकि सबसे ऊपर होता है इसलिए। और पूछे किस रंग का सबसे अधिक झुकता है यानी झुकाव होता है? तो बैगनी रंग का होता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन होते हैं? तो लाल, नीला और हरा, RBG। अगला है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण हो सकता है? तो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन प्लस में आपको वर्ण विक्षेपण दोनों साथ में होता है तो जाके इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? तो ये आपको याद रखना है कि सूरज के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष देखने के लिए आपका पीठ किस ओर होना चाहिए? तो आपको याद रखना है सूरज की ओर होना चाहिए। अगला कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट है कि किस घटना के कारण सूरज वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि उदय और अस्त होने के समय सूरज किस रंग का दिखाई देता है? तो रक्ताभ दिखता है यानी कि रक्त की तरह लाल दिखता है। अगला है कि दोपहर के समय सूरज किस रंग का दिखता है? तो श्वेत दिखता है, मतलब व्हाइट, उजला। नेक्स्ट है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो मात्र 2 मिनट का अंतर होता है। अगला कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव कहाँ होता है? तो कोलाइडी विलयन में होता है। अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन का नियम किसने दिया था? तो रेले ने दिया था। प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम है कि I = 1 प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। नेक्स्ट है प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता यानी I और आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अगला है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो कणों के साइज पर निर्भर करता है। अगला है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो ये नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है।
1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किस रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है? तो ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कि किस रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है कि धरती से देखने पर आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। नेक्स्ट है कि खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल रंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है? तो नीले रंग का करता है। अगला है, यदि कणों का आकार बड़ा हो तो किस रंग का प्रकीर्णन होगा? श्वेत का होगा। नेक्स्ट है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए होता है। लाल गुलाबी को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपने घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो परिक्षेपण कहलाता है। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दिए। अब चलिए चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा को देखते हैं। विद्युत धारा, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्या है? तो ये ऊर्जा का एक रूप होता है। विद्युत क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर में का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। किसके प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश रखता है? तो ये आपको याद रखना कि ऋण आवेश रखता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ पर उत्पन्न आवेश कौन सा होता है? तो ये आपको धन आवेश हो जाएगा। अगला है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो आपको कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है। अगला है कि 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ये कूलाम का नियम लागू होता है, कूलाम का नियम। नेक्स्ट है कि 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है कि 2 विपरीत आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो ये आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला वस्तु क्या कहलाता है? धन आवेशित कहलाता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले वस्तु क्या कहलाता है? तो ऋण आवेशित कहलाता है। नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसको विद्युत चालक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस सेल में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है?
तो किसी भी शेल में विद्युत प्रवाह की दिशा जो होता है वो धन से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। नेक्स्ट है आंद्रे मैरी एम्पियर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसको मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो ये आपको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है तो ये अत्यंत कम होता है। नेक्स्ट है कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो ये आपको याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट है कि अलेसांद्रे वोल्टा कहाँ का वैज्ञानिक था? तो आपको याद रखना इटली का ये वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो ये जिंक धातु का बना होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको याद रखना है कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट याद रखना है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो उसको विभवांतर कहते हैं। विभवांतर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। अगला है कि परिपथ का विभवांतर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा इसको हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो पार्श्विक क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अगला कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। पृथ्वी का विभव कितना मान होता है? तो इसका 0 होता है। जॉर्ज साइमन ओम कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी का। ओम के नियम का खोज कब हुई थी? 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ओम का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है? तो विभवांतर और धारा का बीच के संबंध बताता है। ओम के नियम में V/I का मान किसके बराबर होता है? तो एक नियत होता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, रेसिस्टेंस, उसी के बराबर होता है। अगर V/I का अगर आप कैसा होता है तो आपको याद रखना है सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट है कि ओम के नियम में अचर राशि को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का नियम में चालक तार का तापमान होना चाहिए तो समान होना चाहिए। विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध है? तो ये अनुक्रमानुपाती का संबंध है। चालक के प्रतिरोध को दोगुना करने पर विद्युत धारा हो जाता है आधा। नेक्स्ट है कि परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उद्धारण नियंत्रक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा चालक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जिसका प्रतिरोध कम हो। कौन धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो वो चांदी है। और कौन अधातु है जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? तो वो है ग्रेफाइट। किसी चालक का प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है 3 कारकों पर मिनिमम निर्भर करता है। अगला है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। तार की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो भी बढ़ जाता है। अगला है कि अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो वो घट जाता है। अगला है कि अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है कि अगर तार की लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। अगला है कि किसी पदार्थ अभिलक्षणिक गुण क्या कहलाता है? तो उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी पदार्थ में जो अभिलक्षणिक गुण होता है उसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं।
किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला कि धातु की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो अधिक होता है। अगला कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सी यानी 3380 डिग्री सी के समान लगभग होता है। श्रेणी क्रम में संयोजन में विद्युत धारा समान होती है और श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान असमान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? ज्यादा होता है। पार्श्विक संयोजन में विद्युत धारा का मान असमान होता है। अगला है पार्श्विक संयोजन में विभवांतर का मान समान होती है। अगला कि पार्श्विक संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। पार्श्विक क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने से कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारे घरों में किस प्रकार का संयोजन होता है? तो आपको याद रखना है पार्श्विक संयोजन होता है। विद्युत तापीय उपकरणों के तापन अवयव किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। जूल तापन नियम के अनुसार सूत्र क्या होता है? H बराबर I² RT। किसी चालक में ऊर्जा ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब विद्युत परिपथ में चालक के गर्म होने पर क्या होता है? उसका क्या कारण होता है? प्रतिरोध। बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? तो फ्यूज जोड़ा जाता है। परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज का कार्य क्या है? तो विद्युत परिपथ को तोड़ना। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो तांबा और टीन से। अगला है कि किसका प्रतिरोध अधिक अथवा गलनांक कम होता है? तो फ्यूज तार का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तब 4.2 जूल के बराबर होता है लगभग में। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा कितना यूनिट के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल ऊर्जा होता है? तो 3 गुना 6 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाला होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। अगला कि स्मॉल R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका हो जाएगा R/N। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा NR। नेक्स्ट है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रो एम्पियर यानी 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। अगला है
विभवांतर और आवेश के गुणनफल किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है। वोल्ट बटा एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? तो ओम के बराबर होता है। ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि वोल्ट गुना एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? तो ये वाट के बराबर होता है। जूल बटा कूलाम का मान किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। किसी चालक में क्षयित या उपयुक्त ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो V/T के बराबर होता है। अगला है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। अगला है कि विद्युत तापन युक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत संचरण तार प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये कॉपर का होता है। कॉपर और एल्युमिनियम तार जो होता है कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या है? जल। कुछ राशि है जो देख लेते हैं उसका मात्रक। देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, विभवांतर का वोल्ट, कार्य का जूल, विशिष्ट चालक के ओम इनवर्स, प्रतिरोध का ओम, लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, प्रतिरोधकता के ओम मीटर हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा, ऊष्मा का जूल हो जाएगा। कुछ फार्मूला है। अगर श्रेणी क्रम में देखेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन करेंगे तो R1 + R2 + R3 इस तरह से होगा। अगर समानांतर क्रम में देखेंगे तो 1/Rp यानी कि पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एन तक लग जाएगा। अगर विद्युत धारा का मान देखना चाहें तो आवेश बटा समय हो जाएगा। विभवांतर का मान करंट इंटू यानी विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध हो जाएगा। पावर का फार्मूला हो गया VI। यहाँ आपका हो जाएगा विभवांतर का हो जाएगा W/Q, कार्य बटा आवेश। प्रतिरोधकता का प्रतिरोध का हो जाएगा ρL/A और यहाँ से हीट का फार्मूला हो जाएगा VIT। चलिए अब है चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज आपको पूरे बुक का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 5 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका ऑस्ट्रेट ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक किस दिशा में संकेत करती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये संकेत करती है। नेक्स्ट है कि एक क्षण चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अगला है कि सजातीय ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण लगता है। नेक्स्ट है कि विजातीय ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण कैसे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा इसका निरूपण किया जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से प्रकट होता है? तो ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव में प्रवेश करती है? तो दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश करती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में होता है। अगला है कि चुंबक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में होती है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार के वक्र होता है, तो ये बंद वक्र होता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की माप किसके द्वारा होती है, तो क्षेत्र रेखाओं की निकटता से। अगला है कि एक क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है, तो ये ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। अगला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं करती है, तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट है कि सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है, तो ये वृत्ताकार रूप में होती है। नेक्स्ट है कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होता है, तो ये घट जाता है। अगला है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूरी में संबंध क्या है, व्युत्क्रम का संबंध है। अगला है धारावाही चालक में विद्युत धारा में वृद्धि से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि धारावाही चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने पर क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अगला है धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, तो दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम का प्रयोग करते हैं। अगला है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, जिसको कॉर्कस्क्रू का नियम किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। अगला है कि मैक्सवेल कहाँ का वैज्ञानिक था, तो ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है कि वृत्ताकार पास यानी लूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, तो ये केंद्र पर होता है। अगला है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एक समान होता है। अगला है कि किसी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो समानांतर होती है। अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखने पर क्या बनता है, तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। अगला है कि विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक होता है, तो अस्थायी चुंबक होता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल किस दिशा में ज्ञात होती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा में ये संकेत करता है। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में मध्यमा किस ओर संकेत करता है, तो विद्युत धारा की दिशा में ये संकेत करता है। अगला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किस ओर संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ये संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो आरोपित बल क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये विद्युत मोटर बदलता है। अगला है कि मोटर के द्विक परिवर्तक का कार्य कौन करता है, तो विभक्त ब्लैक हम करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने किया था। अगला है कि विद्युत धारा की उपस्थिति का संकुचन किस यंत्र से होता है, तो आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर से होता है। नेक्स्ट है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से प्राप्त की जाती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा किस ओर संकेत करता है, तो प्रेरण विद्युत धारा की दिशा में ये संकेत करता है। अगला है कि फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है।
नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी किस ओर संकेत करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो तो प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है कि जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला है कि जनित्र से डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनित्र में विभक्त वलय किस रूप में काम करता है? तो द्विक परिवर्तक के रूप में ये काम करता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट जो है जनित्र में किस प्रकार का वलय होता है? तो इसमें सर्पिल वलय होता है। डीसी जनित्र में किस प्रकार का वलय होता है? तो विभक्त वलय होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही आयताकार कुंडली में कितने घूर्णन के बाद प्रेरित धारा की दिशा बदलती है? तो ये आधा घूर्णन के बाद बदल जाती है। अगला है कि किस धारा को बिना ऊर्जा क्षय दूर स्थान तक भेजा जा सकता है? तो ये एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को। मेंस फेज या विद्युतमय या धनात्मक या जीवित तार किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। उदासीन न्यूट्रल और ऋणात्मक तार किस रंग का होता है? तो काले रंग का होता है। भूस्पर्श या अर्थिंग तार जो होता है किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। हमारे घरों में विद्युत धारा किस विभवांतर पर आती है? तो 220 वोल्ट एसी आता है। अगला है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है कि विद्युतमय तार जो होता है तथा उदासीन तार के बीच कितना वोल्ट का अंतर होता है? तो 220 वोल्ट का अंतर होता है। नेक्स्ट है कि अर्थिंग तार का प्रयोग क्यों करते हैं? तो विद्युत आघातों से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब एक ही सॉकेट में कई युक्तियां संयोजित की जाती है तो क्या होगा? तो अति भारण हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगला है कि विद्युतमय और उदासीन तार के संपर्क में आने से कौन सी घटना होगा? तो ये अति भारण यानी कि लघु पतन हो जाएगा। अगला है कि अति भारण या लघु पतन शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा का मान इसमें अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होता है? तो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट से होता है। नेक्स्ट है कि लघु पतन या अति भारण से बचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो ये फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? तो विद्युतमय तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जूल के तापन नियम पर आधारित होता है। अगला है कि बल्ब पंखे आदि चलाने के लिए किस अनुपात की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो 5 एम्पियर का उसमें लगाते हैं। आगे है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये डिस्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो एसी और डीसी दोनों प्राप्त होता है। अगला है कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। तो ये था चैप्टर नंबर 5 का। अब हम लोग आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, ऊर्जा के स्रोत। चलिए आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? तो संरक्षित रहती है। अगला है कि वैसी ऊर्जा स्रोत जिससे समाप्त नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। और वैसी ऊर्जा स्रोत जिसे समाप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण बताइए, तो कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस। आगे है क्वेश्चन कि जलने के दौरान मोम की रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो मोम जब जलेगा तो ऊष्मा ऊर्जा तो देगा, साथ में प्रकाश ऊर्जा भी देगा। आगे है शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उसको पेशी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साइकिल चलाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसे उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं? तो बायोमास को। अगला है कि किस ईंधन को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? तो सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम लोग कहते हैं। जीवाश्म किस प्रकार का ऊर्जा है? तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला, पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? तो ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये आपको सूर्य है। वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये सब आपको गैर परंपरागत ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये अस्थायी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गंगा नदी पर। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। अगला है कि कौन यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये टरबाइन होता है। आगे है कि भारत में कुल ऊर्जा मांग का कितना भाग विद्युत संयंत्र द्वारा पूर्ति की जाती है? तो इसका 1/4 यानी 25% है। अगला है कि जैव मात्रा एवं बायोगैस या गोबर गैस किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला है कि जैव गैस संयंत्र में गोबर तथा जल के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? तो कर्दम बोलते हैं। अगला है कि जैव गैस या बायोगैस में मीथेन गैस की कितनी मात्रा होती है? तो मीथेन का 75% मात्रा होता है। अगला है कि जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी का उपयोग किस रूप में होता है? तो एक खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अगला है कि सड़े गले पदार्थों के विघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलता है। अगला है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है लकड़ी, कोयला, गोबर गैस। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा यंत्र पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा? तो पवन चक्की। अगला है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए टरबाइन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। पवनों का देश डेनमार्क। अगला कि डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से होती है? तो 25%। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। तमिलनाडु में स्थापित विशाल पवन ऊर्जा फार्म का विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 380 मेगावाट है। आगे की पवन चक्की के घूमने गति से किस ऊर्जा को प्राप्ति होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। सूर्य से निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो ये देख लीजिए नंबर। दृष्टि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो इसका जो है आपको 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में। अगला है कि हमारा देश भारत जो है प्रतिवर्ष कितना और सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 5000 मिलिट्री किलोवाट मिलियन 5000 लिट्रियन किलोवाट घंटा।
अगला है कि जब अधिक संख्या में सौर ऊर्जा का संयोजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको सौर पैनल बोलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा के उदाहरण। तो सौर ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। अगला है कि सौर सेल बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर में आपको देखोगे अवतल दर्पण लगा हुआ रहेगा। अगला है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अगला है कि सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से रंगा होता है? तो ये काला रंग से रंगा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर मुख्यतः कौन सी ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा भी। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। आगे है किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का अधिकतम अवशोषण करता है? तो काले रंग का। आगे किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का न्यूनतम अवशोषण करता है? तो सफेद रंग का। नेक्स्ट है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा जो है OTC उत्पादन के लिए तापमान में कितना अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगला है कि जब दो हल्के नाविक आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाविक का निर्माण करता है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन। आगे कि जब एक भारी और अस्थायी नाविक टूटकर दो हल्के अस्थायी नाविक में बदलता है उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किस कण पर प्रेरित होता है? तो न्यूट्रॉन पर होता है। नेक्स्ट है कि सूरज तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत का क्या कारण है? तो ये नाभिकीय संलयन काम है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन में किस ईंधन का उपयोग करते हैं? तो ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। नेक्स्ट है ऊर्जा के संबंधित आइंस्टाइन द्वारा प्रसिद्ध समीकरण क्या है? तो E=mc²। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻90 जूल के बराबर होता है। आगे की तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में। कलपकम ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरपारा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। कैगा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटका में। हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक दिया हुआ है। 1 को प्लूटोनियम बोलते हैं, 1 को आपको ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1 को टाइटेनियम बोलते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक क्या है? 92,335 और 92,338। नेक्स्ट है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम कितना होता है? तो ये आपको 200 इसको बोल सकते हैं 200 MeV। नेक्स्ट है CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अगला कि CNG का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो गाड़ियों के ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना बनाने के लिए। अगला है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको याद रखना है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के रूप में निकलता है। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो CO2 ऐसे होते, CO2 याद रखना, बस CH3 और NO2 भी याद रखना है।
तो ये आपका पूरा का पूरा 450 के आसपास में ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।